गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपका 8th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी है क्या? ये ब्रांच है साइंस की जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर उनकी स्टडी होती है। बायोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, लाइफ की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो बायोलॉजी है और ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है। क्योंकि ये सेल जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट मानी जाती है कि जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, हम अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं लिविंग हूँ क्योंकि मैं अभी सांस ले रही हूँ। हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग का एक क्राइटेरिया क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं। अब हमारे आसपास जितने ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते होंगे, आप उनको ऑब्जर्व करना, तो वो सांस ले रहे हैं तो वो लिविंग है। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग है, तो आप इसको समझोगे कि प्लांट्स तो जो है वो सांस नहीं लेते, आपको लगता नहीं है कि वो सांस ले रहे हैं इस तरीके से। लेकिन क्या है कि एक और जो कैरेक्टर है आप जो समझ सकते हो, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वृद्धि करते हैं और अपने जैसे दूसरे जीव पैदा करते हैं तो वो लिविंग हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो किस पर्टिकुलर या किस चीज़ के बने हैं? वो बने हुए हैं सेल के। चाहे आपको कितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, कितना लार्ज हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सभी के सभी सेल्स के ही बने हुए हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपका चैप्टर नंबर 2 में भी था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? दिस माइक्रोस्कोप, जिसकी मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। आप लोगों ने आई थिंक इसको समझा होगा, माइक्रोस्कोप कैसे वर्किंग होती है इसकी, किस तरीके से हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप है, इसकी हेल्प से हम जो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, इसकी हेल्प से उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं। सो अर्थ पे है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है उनकी सेल। आज इस चैप्टर में उसी सेल को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक मॉडल है, इस मॉडल की हेल्प से, इसकी हेल्प से हम स्टडी करेंगे एक सेल कैसा है। ये एक एनिमल सेल का मॉडल है, एनिमल सेल का मॉडल है। मैं हूँ, आपको हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है। तो ये जो सेल्स हैं वो सेल्स होती कैसी है या उनका एक स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये मेरे पास ये मॉडल है। इस मॉडल के थ्रू मैं अभी आप लोगों को सेल को समझाऊंगी। सेल क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले सेल की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर मीन्स पूरा स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी सेल्स बनाती है। अब आप समझोगे कि सेल ने स्ट्रक्चर कैसे बना दिया? हम तो ऑर्गन्स के बने हुए हैं, मेरे अंदर या आप लोगों के अंदर ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स लाइक हमारे जितने भी आँख, नाक या जितने भी हाथ पैर, जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं सभी के सभी, या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, सभी ऑर्गन्स किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो ये आप जो कि आपको लगेगा मैम क्या बता रहे हैं कि सेल का बना हुआ है। हाँ जी, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं, चाहे कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, वो भी अल्टीमेटली किसी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है। वो यूनिट है हमारी सेल। जैसे कि हम इसको समझने के लिए एक घर को समझते हैं कि घर, हमें तो घर दिखाई देता है या एक रूम बना हुआ है, लेकिन वो रूम अल्टीमेटली किसका बना हुआ है? छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ऐसे ही हम जो इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, हमारे अंदर इतने ऑर्गन्स हैं, वो सभी ऑर्गन्स भी उस छोटी चीज़ों से जुड़ के बने हुए हैं, वो है हमारी सेल। तो सेल, अब उस सेल के बिना तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये सेल की डेफिनेशन है। सो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज से 1665 में एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को नाम भी उन्होंने दिया था कि सेल्स हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये सेल को डिस्कवर किया था। तो सेल की डिस्कवरी मानी जाती है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने क्या किया था, जो प्लांट है, प्लांट की छाल होती है, बार्क होती है, उसके अंदर वाला एक पोर्शन होता है कॉर्क।
प्लांट की बार्क वाला, या आप अगर समझने के लिए इतना समझें कि जो प्लांट की बार्क होती है, छाल होती है जिसे बोलते हैं, उस छाल को लेकर उसकी स्लाइस काटी। स्लाइस काटने का मतलब होता है जैसे कि हम टोमेटो को काटते हैं, टुकड़े को, मतलब उसके पीसीज बनाते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही बारीक स्लाइस काटी, कोर्क की लेके पेड़ की कोर्क ली और उस कोर्क के उन्होंने स्लाइस काटा और उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा। वो माइक्रोस्कोप कौन सा था उस टाइम, एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, उन्होंने खुद ही एक अपना खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था लेंसेज को यूज करके, जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, पुराना प्राचीन समय का माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने उन सेल्स को रख कर देखा, या उस बार्क जो स्लाइस काटी उसको उस माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता, या जो छत्ता बोलते हैं ना, हनी कॉम, ऐसे ही जैसे हनी कॉम के अंदर छोटे छोटे वो बॉक्स बने होते हैं घर से, या बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उन्होंने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को, या इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर बना हुआ दिखा, उनको बोला उन्होंने कि ये जो है, ये कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोला कि ये हैं सेल। उन्होंने सेल वर्ड भी उन्होंने कॉइन किया। इस तरीके से उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, मैं अगर इसको बनाऊं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए, लाइक दिस। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। इन्हें उन्होंने, ये जो बॉक्सेज हैं, हर एक बॉक्स को क्या बोला, सेल। एवरी बॉक्स इज लाइक सेल। सो सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने बार्क को यूज़ करके, प्लांट की बार्क को यूज़ करके सेल्स को देखा, और जो सेल्स है वो बॉक्स लाइक उनको कंपार्टमेंट से दिखे, कुछ कंपार्टमेंट से दिखे, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल बोला, जिसमें और वो जो सेल्स थी वो डेड सेल्स थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद, जब तक माइक्रोस्कोप, अच्छे वाला माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक सेल्स के बारे में हमें इतना पता नहीं चला। अब अच्छे माइक्रोस्कोप क्या हैं, ये हैं हमारे पास, ये है माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से हम किसी प्लांट की या किसी एनिमल की लिविंग सेल्स को देख सकते हैं। सो हम आज से, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सेल्स के बारे में नहीं पता था, तो सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और सेल्स कैसी दिखाई दी थी उनको। उसके बाद जो है, सेल जो है सभी ऑर्गेनिजम्स का, आपको बस ये पॉइंट याद रखना कि जितने लिविंग है मीन्स सेल्स के, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम सेल्स के बने हुए हैं। वो सेल हमारी बॉडी के हर एक, मीन्स पूरी बॉडी हमारी सेल्स की बनी हुई है। तो वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह की हैं और क्या उनका फंक्शन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनके अंदर सेल्स की शेप, साइज एक जैसा होता है? नहीं। ऑर्गेनिजम्स में सेल का साइज, शेप जो है और नंबर, तीनों चीज़ें, साइज भी, शेप भी और नंबर भी, वो वेरी करता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है। कि अब हम जैसे बात समझें, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में सेल्स, पूरी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स या अनकाउंटेबल सेल्स हमारी बॉडी में हैं। और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी शेप भी कई तरह, हमारी बॉडी में सेल्स जो मिलती है वो भी कई तरह की शेप्स की मिलती हैं। हम पूरे, नो डाउट समझना इस पॉइंट को कि हम सेल्स के बने हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन सेल्स अलग अलग शेप की, हमारी एक इंसान के अंदर ही अलग अलग शेप की जो है सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स में। क्योंकि जैसे हमारी ब्रेन की सेल्स हैं, वो सेल्स लंबी लंबी होती हैं। मसल सेल्स, हमारी मांसपेशियों में जो सेल्स हैं वो अलग हैं। हमारी अदर जो हमारे लीवर की या अदर ऑर्गन्स की सेल्स अलग शेप की हैं। काम के हिसाब से सेल्स की शेप जो है और साइज जो है वो वेरी करता है, अलग होता है। काम के हिसाब से, फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का साइज और शेप अलग अलग हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। और अलग पॉइंट नेक्स्ट है कि नंबरिंग, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितनी सेल्स के बने हुए हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बहुत सारी अनकाउंटेबल सेल्स मान सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो हम बहुत, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स का बना हो या एक से ज़्यादा सेल्स का बना हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हैं, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें ईजिली दिखाई दे जा सकते हैं।
जैसे हम अपने आप को देख सकते हैं ना इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं इसका मतलब समझना वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। और जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे बैक्टीरिया है या फिर कई फंगस हैं या फिर हमारे जो कुछ एल्गी हैं, कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते नेकेड आई से, वो क्या है, वो एक ही सेल के बने हैं, इसलिए दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं हमारे अमीबा और पैरामीशियम जो आपकी बुक में भी हैं। ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ये हमारे पानी में मिलने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं और ये हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही सेल के हैं। इनको आप देख नहीं सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के हैं दे आर यूनिसेलुलर, और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स के बने हैं दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, किसी का भी काउ, डॉग, ह्यूमंस, कैट, जो आप ऑर्गेनिज्म इतने सारे दिखाई देते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो सभी मल्टी सेलुलर हैं। सो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेल्स होती क्या है। मेरे पास जो ये मॉडल है ये एक एनिमल सेल का मॉडल है। ये सेल के अंदर के पार्ट्स दिखाए हुए हैं। एक सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है सेल का सबसे स्ट्रक्चर सबसे बाहर क्या होती है, किसी भी सेल के सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सेल के बाहर एक कवर होते हैं। दैट कवर या मेम्ब्रेन जो बाहर की एक लेयर है जो सेल के अंदर के इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है, कवर करके रखती है। ये अंदर सेल के जितने ये हैं, ये एक कंप्लीट सेल है। ये सेल के अंदर जितने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ये सेल के ऑर्गेनली हैं, कोशिका के अंग हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका ये मेरे पास है, ये कोशिका के अंग हैं जिनसे कि पूरी कोशिका बनी हुई है। तो ये सेल के ऑर्गेनलीज हैं, इनको सबसे बाहर से कवर कौन किए हुए है, ये एक कवर होता है, मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल का सबसे बाहर क्या होती है, हमेशा सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर के जितने भी सेल के पार्ट होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज, उनको प्रोटेक्ट करती है। या फिर और क्या काम करती है कि सेल के अंदर से किसी चीज़ को बाहर जाना हो या बाहर से किसी चीज़ को सेल के अंदर आना हो तो उसको भी अलाउ करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की एक कवरिंग है, मेम्ब्रेन परत है जो सेल के और स्ट्रक्चर्स को या पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद जो सेल का जो सबसे सेंटर में जो दिखा रखा है यहाँ पे सेल के अंदर, सबसे सेंटर से शुरू कर रहे हैं हम। सेल के सेंटर में होता है एक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस। ये जो है यहाँ पर ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो डॉट जैसे लगा रखे हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का नहीं, ये बाकी के, इसके अंदर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसे कहते हैं डीएनए। ये है सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एक स्ट्रक्चर दैट इज़ डीएनए, जिससे हमारे गुण निर्भर करते हैं। किसी भी इंसान के गुण जो हैं वो इस डीएनए के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपकी 8th क्लास के हिसाब से आपको जो सेल ऑर्गेनली करने हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे ये सारे सेल ऑर्गेनलीज को दिखाया गया है। ये ऑर्गेनली जिसको ये शेप दिखाई गई, ये ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये पूरी सेल को या पूरी बॉडी को एनर्जी देने का, ये है पावर हाउस। जैसे हमारे घरों में लाइट आती है तो एनर्जी या लाइट भी एक जिससे काम होते हैं इतने सारे, तो जो एक सेल है काम करने के लिए सेल को एनर्जी कौन देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला ऑर्गेनली, ये ऑर्गेनली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है, ये रफ का मतलब है यहाँ पे इसको ये लाइंस आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस तो हैं, जो ये आपकी ये वाली लाइंस हैं, ये लाइंस तो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये डॉट्स हों तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक ये है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर
कुछ डॉट्स हैं, रफ सरफेस है, यहाँ पर सरफेस रफ नहीं है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस कोशिका का सेल का एक ऑर्गेनेली माना जाता है। इनका काम, इस रफ का काम होता है प्रोटीन बनवाना, स्मूथ का काम होता है लिपिड बनवाना। जो ये सेल के ऑर्गेनेली हैं सबका काम है, सभी का काम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या बताया था, क्रोमोजोम्स या डीएनए होता है। डीएनए से हमारे जो शरीर के, हमारी बॉडी के जितने भी गुण हैं वो इस डीएनए से होते हैं। एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह का है, रफ और स्मूथ। रफ से प्रोटीन बनती हैं, स्मूथ से लिपिड्स वगैरह बनती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा एक ऑर्गेनेली है, ये गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, जो मटेरियल सेल के अंदर से मतलब बने हैं उनको बाहर, सेल से बाहर भेजना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो आपके 8th क्लास में इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली हैं, ये 2-3 सेल ऑर्गेनेली हैं जो आपको करने हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये भी जो दिखा रखे हैं ये भी राइबोसोम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेली, ये राइबोसोम्स हैं। तो इनका काम भी प्रोटीन बनाने का काम होता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये एक सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। इसके बाद